नमस्कार मित्रों। हम लोग कारकांश के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमने कारकांश कैसे बनाए और कारकांश में कौन सी राशि आ जाए कारकांश के लगन में तो उसके क्या फल होंगे ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि कारकांश लगन में कोई कौन सा ग्रह है। सूर्य से लेकर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में से कौन से ग्रह हैं कारकांश के लगन में, और उसका क्या इफेक्ट रहेगा। हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है बृहद पराशर होराशास्त्र, ये आप जानते ही हैं। तो इससे पहले हम ये क्लास शुरू करें, हमारे द्वारा और भी क्लासेस की जाती हैं। तो एक वो नया बैच शुरू हो रहा है जिसमें हम अष्टक वर्ग करेंगे। तो अष्टक वर्ग की क्लास शुरू हो रही है 18 अप्रैल से। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र कहती है, बृहद पराशर होरा शास्त्र के बारे में देखिए क्या है। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करें, ये सब हमने पढ़ लिया था कि कौन सी राशियां आ जाए, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कौन कौन से ग्रह हैं। तो देखिए क्या लिखा है, कारकांश स्थित ग्रहणानाम फलम। तो कारकांश में कौन से ग्रह आए और उनका क्या फल होता है, आगे देखिए। अब सूर्य आदि ग्रहों का फल आत्म कारकांश के अनुसार कह रहा हूं। कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं, है ना। ऋषि पराशर ने ये सब लिखा है, बताया है, तो इनको कह रहे हैं वो। आगे लिखते हैं, यदि आत्म कारकांश में बलवान सूर्य हो तो जातक अवस्था के आदि और अंत में राज कर्मचारी होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? आत्म कारकांश में बलवान सूर्य हो तो सूर्य कब कब बलवान होते हैं, पहले हमें ये समझना चाहिए कि सूर्य कब बलवान होते हैं। या तो वो अपनी उच्च राशि के हो, या फिर वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, या फिर वो अपने मित्र की राशि में हो। ठीक है, उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, मित्र की राशि में। अंशात्मक मान बहुत अच्छा हो, ये भी देखा जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम अवस्थाओं में देखते हैं ना कि उच्च का है, मूल त्रिकोण है, मित्र की राशि में है, तो कह देते हैं कि ये अच्छी बलवान स्थिति में है। और यहाँ पर हमने जो कारकांश कुंडली बनाई है वहां पे ये गुरु की राशि में यानी कि मित्र की राशि में है। चलिए अब आगे पर पराशर शास्त्र क्या कह रही है देखते हैं। कह रहे हैं, आत्म कारकांश में बलवान सूर्य हो तो जातक अवस्था के आदि और अंत में राज कर्मचारी होता है। राज कर्मचारी होने का मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब में होता है, सरकार से तनख्वाह लेता है। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि कारकांश में पूर्ण चंद्रमा हो और शुक्र से देखा जाता हो तो 100 वर्ष की आयु होती है और विद्या द्वारा जीविका होती है। तो ये तो सिंपल है, समझ आ रहा है कि कारकांश में पूर्ण चंद्रमा का मतलब हो गया कि सूर्य सामने से देखेंगे 180 डिग्री से। यहाँ पे हम चार्ट में देख लेते हैं, इसको हम चार्ट पे समझते हैं। कि पूर्ण चंद्रमा हो कहां पर, यहाँ कारकांश लगना, लग्न कोई भी हो। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर राशि हो सकती है, 2 हो सकती है, मतलब 12 तक कोई भी राशि हो सकती है, पूर्ण चंद्रमा हो। तो पूर्ण चंद्रमा में सूर्य यहाँ से ऐसे देखेंगे और चंद्रमा लगन में बैठे हैं। ठीक है, तो कहते हैं और शुक्र द्वारा देखा जाता हो तो शुक्र द्वारा देखे जाने में तो शुक्र यहाँ पर हो। शुक्र की तो 7वीं ही दृष्टि होती है ना। अब पूर्ण चंद्रमा है यानी कि पूर्णिमा का चंद्रमा है, तो यानी कि सूर्य और शुक्र एक साथ बैठ गए। चलिए, तो कहते हैं कि कैसे जीवन यापन करेगा, 100 वर्ष की अवस्था होगी, आयु होगी, और विद्या द्वारा जीविका होती है, पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा। आगे देखिए क्या लिखते हैं कि यदि कारकांश में भौम हो, भौम मतलब मंगल देवता, किसी बलि ग्रह से दृष्ट या युत हो तो रस बनाने वाला, कुंत माला धारण करने वाला,
और अग्नि द्वारा जीविका प्राप्त करने वाला होता है। इसे बहुत ध्यान से समझना चाहिए। कह रहे कि कारकांश में भौम हो। भौम का मतलब मंगल, हम समझ गए। किसी बलि ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, ये भी समझ गए कि एक बलि ग्रह है, उन्हें देखता हो। कोई योग कारक ग्रह हो जाए, जैसे कर्क लगन की कुंडली में, तो ये खुद ही हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन आप कह दो कि वृषभ लगन की कुंडली है, शनि द्वारा देखा जाता हो, तो शनि वहां पे बलवान है ना। ठीक है। अंशवल से भी बलवान होने चाहिए कोई ग्रह। गुरुदेव बृहस्पति देख लें, बलि अपने ही स्वराशि से। चलिए, तो आपको ये इस बात समझ आती है कि बलि ग्रह से दृष्ट या युत हो, इसका क्या मतलब होता है। तो आगे हमें क्या समझना है, तो रस बनाने वाला होता है, ये है बात। इसका मतलब है रासायनिक काम करने वाला होता है। रसायन क्या होता है? रसायन यानी कि केमिकल। जो पेड़ पौधे या तत्व हैं जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले, उनके रसों को निकाला जाता है, उनसे दवाइयां बनाई जाती हैं। तो रसायन बनाने वाला केमिस्ट हो सकता है। ठीक है। या कुछ ऐसे काम करने वाला हो सकता है, जैसे वैद्य हो सकता है, पेड़ पौधों से दवाइयां बनाता हूँ, तो केमिस्ट हो सकता है, वैद्य हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। तो कुंत धारण करने वाला हो। कुंत धारण करने वाला, कौन माला धारण करता है? पंडित लोग धारण करते हैं, आध्यात्मिक लोग माला धारण करते हैं। ठीक है। तो जो मंगल कार्य करते हैं वो माला को धारण करते हैं। पूजा पाठ करने वाला हो, मंत्र सिद्धि करने वाला हो, और अग्नि द्वारा जीविका प्राप्त करने वाला हो। रसोईया हो सकता है। अग्नि द्वारा कौन जीविका प्राप्त कर देगा? फर्नेस में काम करने वाला हो सकता है। फर्नेसेस होती है जहां पर धातु को गलाया जाता है, वहां पे काम करने वाला हो सकता है। तो कहते हैं कि अगर कारकांश में भौम हो, तो इस तरह के काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है। अच्छा, आगे कहते हैं यदि कारकांश में बुध हो और वो बली हो, तो शिल्पी। शिल्प मतलब स्कल्पचर, मूर्तिकार। व्यवहारी, व्यवहारी मतलब प्रैक्टिकल होगा, सबके साथ बना के रखेगा। बनिए का कार्य करने वाला, मतलब बनिए का काम क्या होता है? लेन देन करने वाला, बिजनेस करने वाला होगा। बिजनेस करता होगा ना, लेन देन का काम करता होगा। ठीक है। चलिए, ज्यादा स्क्रॉल हो गया, नीचे कर लेते हैं। यदि कारकांश में गुरु हो, तो कर्म करने वाला, सभी शास्त्रों का अधिकारी, पृथ्वी पर प्रसिद्ध होता है। तो कह रहे हैं कि गुरु अगर आ जाए कारकांश लगन में, तो शास्त्रों का, शस्त्र नहीं लिखा, शास्त्र, शास्त्र मतलब जितने भी हमारी किताबें हैं, शास्त्र है, वैदिक शास्त्र, उनका अधिकारी होता है, पृथ्वी पर प्रसिद्ध होता है, और कर्म करने वाला होता है। अच्छे कर्म लिखना चाहिए था। आगे लिखते हैं कि यदि कार्यकाल में शुक्र हो, तो राजा से सम्मान प्राप्त करता है, सुंदर और 100 वर्ष की आयु वाला होता है। जैसे जब हम चंद्रमा का पढ़ रहे थे, तो चंद्रमा को जब शुक्र देख रहे थे, तो भी कह रहे थे कि 100 वर्ष की आयु वाला। यहाँ पे कह रहे हैं कि कारकांश में शुक्र आ जाए, तो राजा से सम्मान प्राप्त करता है, सुंदर होता है, और 100 वर्ष की आयु वाला होता है। अब कहते हैं कारकांश में शनि हो, तो संसार में प्रसिद्ध, बड़े कार्यों को करने वाला, और राजा से पूजित होता है। ठीक है। शुभ प्रभाव होना बहुत जरूरी है, देखिए हर जगह पर, जैसे हमने पहले पढ़ा था, शुभ हो अशुभ हो, है ना। थोड़ा अगर शुभ प्रभाव है, तो ये सारे फल कहने चाहिए। अगर अशुभ प्रभाव में, थोड़े से फलों में कमी आ सकती है, लेकिन हाँ, प्राप्त जरूर होंगे। ठीक है। अब कह रहे हैं कारकांश में शनि हो और संसार में प्रसिद्ध, तो संसार में प्रसिद्ध बड़े कार्यों को करने वाला और राजा से पूजित होता है। आगे, राहु हो तो, राहु हो तो धनुष धारण करने वाला, जंगली, लोह के यंत्रों को बनाने वाला लोहार हो सकता है। चोर भी हो सकता है और संयमी भी हो सकता है। अब एक तरफ तो चोर कह रहे हैं, एक तरफ संयमी कह रहे हैं। हाँ, तो चोरों को तो बहुत ज्यादा संयम की जरूरत पड़ती है, घात लगाकर बैठते हैं, और समय का, और मौके का फायदा उठाते हैं कि जब समय आएगा, जैसी मौका पड़ेगा, धर दबोचेंगे और चोरी कर लेंगे, या कुछ ऐसा। ठीक है। तो राहु जो है वो धनुष धारण करने वाला है। धनुष क्यों बोले? कोई ना कोई हथियार रखने का इच्छुक होता है। जंगली, समाज में नहीं रहेगा,
तो जंगली होगा। लोह के यंत्रों को बनाने वाला होगा, लोहार हो सकता है। चलिए आगे केतु के बारे में पढ़े कि कारकांश में केतु हो तो हाथी आदि का व्यवहार दूसरे के द्रव्य से करने वाला होता है। हाथी आदि का व्यवहार का क्या मतलब है कि बड़ी बड़ी चीजों का लेन देन कर लेगा, लेकिन अपना पैसा नहीं खर्च करना, दूसरे के द्रव्य से। ठीक है। तो बड़ी बड़ी डीलिंग कर लेते हैं लोग, लेकिन अपना पैसा लगाते नहीं है, दूसरे का द्रव्य। ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें देखी जा सकती हैं। आगे और भी बातें कही है, कहा है कि सूर्य और राहु हो तो सर्प से भय या मृत्यु होती है। सर्प से भय, आज वैसे तो देखो सांप काट लेते हैं कई लोगों को, लेकिन सर्प से डर होता है। लेकिन यहाँ पे आप सर्प का मतलब आप जहर मान सकते हैं, विष मान सकते हैं, दवाइयां मान सकते हैं। ठीक है। सर्प से भय यानी कि दवाइयों से डर हो सकता है, खतरा हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। कई बार लोग गलत तरह की दवाइयां खा लेते हैं, वो आपस में रिएक्शन कर जाती हैं, तो दिक्कत हो जाती है। अब कहते हैं कि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो निवृत्ति भी हो जाती है। ये तो आपको हर जगह समझना चाहिए कि अगर कहीं पर अशुभता दिखती है और वहां शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए या शुभ ग्रह साथ बैठ जाए, तो ये मानना चाहिए कि निवृत्ति यानी कि वो कैंसलेशन हो जाएगा अशुभता। आगे लिखते हैं कारकांश में सूर्य और राहु और शुभ ग्रह के षडवर्ग में हो तो विष वैद्य या विष का हरण करने वाला होता है। देखो यहाँ पे वो कह दिया कि विष वैद्य होता है। शुभ ग्रह की दृष्टि, शुभ ग्रह से संबंध आ जाए, शुभ ग्रह के षडवर्ग में हो कौन, सूर्य और राहु, तो कहते हैं कि वो वैद्य होगा, डॉक्टर होगा। किसी को विष से कोई खतरा हो गया तो वो ठीक कर देगा। आगे कह रहे हैं कारकांश में सूर्य और राहु और मंगल देख ले। मंगल वो भौम देखता हो, शेष ग्रह न देखते हो तो अपना और दूसरे का घर जलाने वाला होता है। समझ गए। मतलब अपने इतना दिखावा कर देगा, इतनी मुश्किल कर देगा कि अपना ही घर बर्बाद कर लेगा। यहाँ पर ये समझना चाहिए। आगे 32वें श्लोक में लिखते हैं कि कारकांश में गुलिक हो और पूर्ण चंद्रमा से देखा जाता हो तो चोरों से धन अपहृत होता है और स्वयं चोर अथवा स्वयं चोर होता है। कारकांश में गुलिक आ जाए, पूर्ण चंद्रमा उन्हें देख ले, या तो उस व्यक्ति का धन चोर ले जाएंगे या फिर वो खुद चोर होगा। आगे कहते हैं कि कारकांश में गुलिक हो, अन्य ग्रहों द्वारा देखा जाता हो अथवा बुध से दृष्ट या युत हो तो अंड वृद्धि होती है। ये एक बीमारी होती है जिसमें अंड वृद्धि हो जाती है। ठीक है। टेस्टिकल्स बड़े हो जाते हैं। अब आता है कि कारकांश में केतु हो और पाप ग्रह से देखा जाता हो तो कानों के रोगों से पीड़ा होती है, और यहाँ तक कि कानों में ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है कि कान काटा जा सकता है। कारकांश में केतु हो, पाप ग्रह द्वारा देखा जाता हो। लेकिन अगर पाप ग्रह द्वारा ना देखा जाता हो तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि कान काटती है। ठीक है। आगे देखिए, शुभता को भी समझना चाहिए कि अगर शुभता है तो ऐसा नहीं होगा। कारकांश में केतु हो और शुक्र से दृष्ट या युक्त हो तो क्रिया कर्म से युक्त होता है। यहाँ पे क्रिया कर्म मतलब वो काम काज वाला होता है, अच्छा खासा काम करेगा। क्योंकि शुक्र से दृष्ट हो गया, शुभ ग्रह है ना केतु, ये शुक्र, तो शुक्र एक शुभ ग्रह है, जिसने केतु को देख लिया तो वो अच्छे काम करेगा। केतु हो कारकांश में शनि बुध द्वारा देखा जाता हो तो मनुष्य बल वीर्य से हीन होता है, नपुंसक हो जाता है। बलवीर्य से हीन होने का मतलब यही हो गया, नपुंसकता होना। कारकांश में केतु हो और बुध और शनि और बुध जो होते हैं नपुंसक ग्रह होते हैं, ये वीर्य की कमी करते हैं। अब आता है कारकांश में केतु हो, बुध शुक्र से देखा जाता हो तो रुक रुक कर बोलने वाला या दासी का बेटा होता है, हकलाने लगता है। केतु कारकांश में है, बुध देख रहा है और शुक्र भी देख रहा है, तो बंदा रुक रुक के बोलता है या दासी का बेटा होता है। कारकांश में केतु शनि को छोड़कर शेष ग्रह देखते हो तो असत्य बोलने वाला होता है।
कारकांश में शुक्र, कारकांश को सूर्य और शुक्र देखते हो। अब क्या कह रहे हैं कि कारकांश में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन सूर्य और शुक्र देख रहे हैं, तो जातक राजा का नौकर होता है। तो यहां तक हमने बहुत सारी बातें पढ़ी जो ये बताती हैं कि कारकांश में अलग अलग तरह के ग्रह हो तो उनका क्या प्रभाव होता है। ठीक है। अच्छा, वो आगे इन्होंने एक चीज और बता रखी है कि कारकांश से धन को देखा जा सकता है। तो ये अब हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ इतने सारे श्लोकों का अर्थ पढ़ लेने से भी दिक्कत आती है। अब हम लोग एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं जिसका ना जो है अष्टक वर्ग पर 18 अप्रैल से शुरू होगी। जो लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो लोग दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अष्टक वर्ग की कक्षा का हिस्सा बन सकते हैं। उसके बाद हम लोग षडवर्ग शुरू करेंगे, षडबल शुरू करेंगे, उसका भी आप पार्ट बन सकते हैं। धन्यवाद।